वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा शॉर्ट थर्ड है। इसके पहले वाले शॉर्ट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ चुके हैं, चार्ज पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और उससे तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पार्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पार्ट पढ़ेंगे क्या होता है, उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिससे हमारा पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको हम लोग होता क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हुआ कि कितना वर्क डन किया जा रहा है और उसको वर्क डन करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, मान लो कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं, पहले सिंपल हम लोग पावर के बारे में समझते क्या होता है। कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी ए है, ठीक है, और एक आदमी बी है, दोनों वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसने वर्क किया 60 जूल का, इसने भी 60 जूल का वर्क किया। इसने कम समय में वही काम किया, इसने समय रेड वाला जो है इसने समय ज्यादा लगा दिया, ठीक है, काम करने के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, इसने जब देखो इसमें कम समय लिया, इसने ज्यादा समय लिया, इसने कम समय लिया, इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे इसका पावर ज्यादा है, वो भी समझेंगे और पावर की डिफिनेशन भी समझेंगे। तो पावर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, उस वर्क को होने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, चाहो तो ऐसे बोल दो JS-1, और क्या बोल सकते हैं, या फिर बोलना चाहो तो उसको हम लोग वॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वॉट बोलो या फिर जूल पर सेकंड बोलो। ठीक है, दोनों ही इसकी एसआई यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हमने क्या बोला था, पावर इक्वल क्या हमने बोला, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हमने क्या किया, दोनों ही 60 जूल का काम कर रहे थे, कितना जूल का, 60 जूल का वर्क कर रहे थे। एक मार्कर हमारा ए था और दूसरा वाला था बी। ठीक है, ये भी 60 जूल का वर्क कर रहा था। इसको टाइम क्या लग रहा था, इसको टाइम कम लग रहा था, इसको टाइम क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा था। ठीक है, अब देखो इसको टाइम अगर कम लग रहा था, इसका पावर क्या है, इसका पावर ज्यादा हो गया, क्योंकि पावर और टाइम का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि वर्डन दोनों का क्या है, फिक्स है। अब देखो इसमें क्या लिया, इसने जो है टाइम ज्यादा लिया, अगर टाइम को बढ़ा दोगे तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ए की जो पावर है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पावर को समझ सकते हैं, पावर कैसे वर्क करता है। कई बार क्वेश्चन से पूछते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क, या फिर कहते हैं कि 1 पावर किसके इक्वल होगा। ठीक है, 1 वॉट किसके इक्वल होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मान लो पूछे 1 वॉट किसके इक्वल होगा, क्या बताएंगे, 1 जूल ऑफ वर्क करने में 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे 1 वॉट। ठीक है, तो 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 वॉट अगर बोला गया है, ठीक है, पावर बोला 1 वॉट, मतलब क्या हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 1 जूल पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं 1 वॉट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। वॉट जो है वो असल में थोड़ी बड़ी यूनिट होती है जो हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको हमेशा किलो वॉट में हम लिखते हैं। कैसे इसको लिखा जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं किलो वॉट, मीन्स KW में लिखते हैं। 1 किलो वॉट कहने का मतलब कितना हुआ, किलो कितना होता है 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 वॉट के बराबर हो जाएगा। चलो ये सब तो बहुत बेसिक चीज हो गई, फॉर्मुलास हो गया। अब देखो क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है ना, पूछते उसमें पावर का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते कौन कौन से फॉर्मुलेस होते हैं जो हम लोग पावर के फॉर्मूले से वर्क डन अपॉन टाइम टेकन से निकाल सकते हैं। ठीक है, असल में अच्छा इसको इसलिए पढ़ाया जाता है ना, जैसे मान लो तुम लोग को क्या होता है, तुम लोग को ये फॉर्मूला पता होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला पता है। मान लो वहां पर V दे दिया जाए और I दे दिया जाए तो क्या करोगे, V और R से पावर निकालना हुआ तो क्या करोगे। इस केस में, इस चीज में ऐसा अगर कोई केस पड़ता है, उस केस में हम लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम पहला फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, क्या इसका कोई और तरीका है लिखने का वर्क डन का। अगर याद करो थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था कुछ मिनटों पहले कि हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में जो कंप्लीट किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट किया था, V इक्वल्स क्या पढ़ा था, याद भी होगा आप लोग को, V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, ये होता फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q। शॉर्ट वन में इसको हम लोग ने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो V इक्वल्स टू W/Q हो गया, तो W इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज को, तो हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं V इंटू क्यू अपॉन टी। V पता नहीं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या होता है, चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और Q क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसको उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, Q/T आ रहा है। तो आप लोग को ये भी पता होगा, करंट मैंने पढ़ाया था, I इक्वल्स क्या होता है, Q/T के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे I इक्वल्स टू Q/T की जगह हम लोग I लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, V इंटू
आई। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये हो गया हमारा पावर का पहला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से और हम लोग डिराइव करेंगे। पावर इक्वल्स क्या है, V इंटू आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। जरा यहां पर V की जगह I इंटू आर रख दो, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई करते इसको अलग से कर देते, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए। आई इंटू आर इंटू आई लिख दे, यही हुआ ना, क्योंकि V की जगह हमने क्या लिख दिया, आई इंटू आर, आई इंटू आर इंटू आई हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर का हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बन करके आता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर बन जाता है। ठीक है, ये हमारा पावर का दूसरा फॉर्मूला है। चलो अब तीसरे फॉर्मूले की तलाश में हम लोग हैं। ठीक है, यहां से हमने निकाल लिया, अब इसी का फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, जो बन के आ रहा है उसे हम लोग यूज कर रहे हैं। P इक्वल्स क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर आर। तो हम लोग यहां से चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। V इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कर देंगे, V बाई आर का लिख देंगे स्क्वायर, क्योंकि I का स्क्वायर है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर हमने रखा है यहाँ पर हो जाएगा R। तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा R। ठीक है, तो यहां से R R कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R नीचे एक R बच जाएगा। तो पावर का नया फॉर्मूला क्या बन के आता है, V स्क्वायर बाई R। तीन फॉर्मूले बन के आगे, कौन कौन सा फॉर्मूला बना है, यहां से हम शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए, एक फॉर्मूला बन के आगे हमारा P इक्वल्स टू W बाई T, तो सबको याद रहता है। ठीक है, जो अलग से हमारा पहला फॉर्मूला बन के आता है V इंटू आई। मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और करंट दिया गया है और पूछा गया पावर क्या होगा, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा पावर निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो पावर कैसे निकलेगा, करंट का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हो तो V स्क्वायर बाई आर कर देंगे। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला फिर से रिवाइज करते हैं, इसलिए हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जिससे हम लोग को वो चीजें याद हो जाए। ठीक है, बार बार पढ़ना ना पड़े। क्या हुआ फॉर्मूला, देखो P इक्वल्स टू हमने पढ़ा W बाई T वर्डन अपॉन टाइम टेकन, फिर आ गया P इक्वल्स टू V इंटू आई आ गया, देन क्या आ गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, एंड देन उसके बाद क्या आ गया V स्क्वायर बाई आर आ गया। ठीक है, ये हो गया इसके फॉर्मूले। चाहे एक फॉर्मूले यहाँ पे भी लिख सकते हो, P इक्वल्स क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जो मेन फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है जिससे ये तीनों फॉर्मूले डिराइव होकर के आए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब इसी में एक चीज और पूछा जाता है, क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट और अपना बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पूछी जाती है, क्या होती है किसी भी अप्लायंस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी समझेंगे कि उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देखो आज के बाद कभी भी अगर एनर्जी का वर्ड सुनना, एनर्जी का मतलब सिंपल होता है वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही चीज होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, अब ये बात याद रखना है। तो आप हमने फॉर्मूला भी क्या बताया था पावर का, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम टेकन। और हमने अभी क्या बताया था, जो वर्क डन होता है वही हमारी क्या होती है, वही सेम हमारी एनर्जी होती है। नहीं विश्वास हो रहा है तो दोनों का चाहे तो हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट निकाल के चेक कर लो, दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, वर्क डन एनर्जी का दोनों का ही जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर P इंटू टी लिखा गया, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू टी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू टी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो जो हम लोग का पावर का फॉर्मूला बन के आया है अभी, ठीक है, पावर का क्या क्या फॉर्मूला बन के आया है, अभी एक सेम चीज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। तो चाहो तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, V आई टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर रख दो उठा के आई स्क्वायर आर टी, और क्या हो जाएगा V स्क्वायर टी बाई आर। ये अलग अलग तीन फॉर्मूले उठा करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, करने की जरूरत नहीं डेरिवेशन कोई भी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पावर की जो फॉर्मूला है, यहाँ से W बाई टी से हमने अलग अलग फॉर्म निकाल लिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है,
किलोवाट आवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किलोवाट आवर लिखते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में इसको लिखा जाता है? इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग घरों में मेजर किया था, जिसको हम बोलते हैं ना 1 यूनिट खत्म हो गया, 2 यूनिट खत्म हो गया, ठीक है, दिन भर में 7-8 यूनिट खत्म हो जाती है। ठीक है, वो कैसे खत्म होती है? वो किलोवाट आवर के फॉर्म में होती है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर हमने कहा 1 किलोवाट आवर खत्म हो गया, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। अगर हमने कहा 1 किलोवाट आवर हमने यूज कर लिया, तो मतलब तुमने कितनी एनर्जी यूज कर ली? आखिर तुमने कितनी एनर्जी यूज कर ली? 1 किलोवाट। कहते नहीं है 1 यूनिट खत्म हो गया। ठीक है, 1 यूनिट खत्म हो गया। 1 यूनिट खत्म होने का मतलब क्या हुआ? कि तुमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली। आखिर 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होगी उसको हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो किलोवाट आवर को हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोवाट आवर मतलब किलोवाट को हम लोग 1000 वाट लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने सीखा है अभी कि जो टाइम होता है उसको सेकंड में लिखते हैं। तो आर को सेकंड में कैसे लिखेंगे? 60 मल्टीप्लाई में 60, क्योंकि एक आर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 1 2 3 जीरो यहां से उठा लो और 2 जीरो यहां से आ गए, 2 जीरो यहां से। चाहे ऐसे लिख दो या फिर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख। 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एक 6 हो जाएगा, इंटू 6 जूल। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कितना हो गया? 3.6 इंटू 10 जूल, या फिर 36 5 जूल लगा 36 लाख लिख सकते हो। इतना जूल खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? जब हमने बोला 1 यूनिट खत्म हो गया, या फिर बोल रहे हैं 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, इतना जूल होता है। यहाँ पे नोट कर लेना साइड में ये पॉइंट, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जाएगा कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। कन्वर्जन में भी हेल्प करता है ये। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, अब आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक पावर पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो क्वेश्चन आसान सा है, बस थोड़ा समझना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा तो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेट कर रहा है, कितना रेटेड है? 220 वोल्ट है और 100 वॉट है। When it operate on 110 वोल्ट, अगर इसको हम ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट के साथ, ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो बल्ब का कुछ रेट और है, ठीक है। अब देखो बल्ब का क्या रेट है? 220 वोल्ट 100 वॉट। अब इसको क्या मिल रहा है? इतना मिल रहा है, 110 वोल्ट मिल रहा है। तो वहां पर पूछा गया कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। कैपेसिटी इतनी, लेकिन मिल कितना रहा? 110 वोल्ट। तो पूछा क्या गया? पावर कंज्यूम विल बी, पावर कितना कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले एक तरीका क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, क्योंकि हमने पढ़ाते हुए बताया था रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस किसी भी अप्लायंस को तो फिक्स रहेगा ना, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद इस वोल्टेज पर हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे? पावर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते कैसे सॉल्व होगा सोल्यूशन। तो यहां पर क्या है, पहली बात तो देखो V दिया गया 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया गया? 220 वोल्ट, और पावर कितना दिया गया? 100 वॉट का है। बल्ब कितने वॉट का है? 100 वॉट का है। ठीक है, अब यहां पर क्या फाइंड आउट करते हैं लोग? पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके कौन सा पावर का फॉर्मूला आता है? V और R का यूज करके पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, V और R का यूज करके कौन सा फॉर्मूला बनेगा? पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। याद आ गया, यही फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर हमने कराया था 3 फॉर्मूले, यहाँ पे इसका यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा 100 है, R निकालना है। R इक्वल्स क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, V हमारा कितना है? 220, तो 220 को 2 बार कर दो या स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 बार कर लेते हैं। अपॉन पावर कितना हमारे पास? 100 है। ठीक है, 100 हो गया यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 उड़ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या बचा? 22 इंटू 22 सॉल्व कर ले, कितना आएगा? 22 इंटू 22 हो गया 44, यहाँ हो गया 44, 484 आएगा। ठीक है, कितना सॉल्व करने पर आएगा? 484 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ गया? हमारा पावर आ गया। ये किसमें आएगा? वॉट में आएगा। इतना हमारे पास पावर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? सॉरी, ये रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये ओम आ गया, ओम में आएगा ना। हम लोग तो रेजिस्टेंस सॉल्व करते, पावर तो दिया गया था, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P किया था हमने। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 484 ओम। अगर इसको हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, V दे रहे हैं 110 वोल्ट, तो मतलब हमारा V क्या आ गया? दूसरे पार्ट। ठीक है, सेकंड केस में आते हैं। V हमारा हो गया 110 वोल्ट। तो पूछे गया पावर कंज्यूम कितना होगा, मींस P कितना होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो पता चल गया, कितना आ गया? 484।
मीन्स आर इक्वल्स कितना हो गया 484 ओम हो गया। अब तो निकल ही जाएगा। पावर इक्वल्स फिर सेम फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। देखो एक बार हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जब मुझे रेजिस्टेंस मिल गया हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं पावर फाइंड आउट करने के लिए। तो v का स्क्वायर कर दो, वही सेम कंडीशन फिर से चलेगी। v हमारे पास इसी में दूसरा कुछ है 110 है, ठीक है। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 110 हो गया अपॉन कितना आ जाएगा नीचे रेजिस्टेंस r कितना आ गया 484, ठीक है। तो 110 इंटू 110 तो मान लेते हैं 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 121, यहाँ जीरो लगा देते हैं अपॉन 484, ठीक है। 2 से गया 4 2 8 4 3 60 हो गया, यहाँ पर अट गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 2 हो गया, ठीक है। 25 आ जाएगा, देखो डायरेक्टली कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 24 सॉल्व कर लेना, ये 24 के ये 25 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 25 वॉट। तो पावर इक्वल टू हम लोग आप क्या लिख देंगे 25 वॉट लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक बल्ब था हमारे पास, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, पहले हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर वही सेम फॉर्मूला यूज करके पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर यूज करके हमने पावर को कैलकुलेट कर लिया और वो पावर कितना आ गया हमारे पास 25 वॉट। अगर कोई जूल में पूछता तो उसको जूल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म में जानते रहो, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, जब कभी भी अगर हम लोग करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस वायर से पास कराएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है नाइक्रोम वायर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। the resistance wire becomes very hot and produce heat। जो रेजिस्टेंस वायर होगा वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और बहुत ज्यादा हीट होने से क्या होगा लॉट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने, जैसे वहां पे करंट पास कराया हमने, जैसे मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है या फिर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें अगर करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने पे क्या होगा ये हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या लिखा गया है वो बहुत ही हॉट हो जाएगा और हॉट होने के कारण क्या होगा वो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस वायर है वहां पर अगर हम लोग करंट पास कराएंगे, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो किसमें क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बहुत हॉट हो जाएगा। हॉट होने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सबसे बेस्ट दिमाग में अगर कोई बात आएगी तो यहाँ पे एप्लीकेशन में लिख सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, या फिर आयरन, ठीक है, आयरन लिख सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक हीटर लिख सकते हो। ये सब किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर वायर होता है वो बेसिकली नाइक्रोम वायर होता है या फिर और कोई वायर भी हम लोग यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी या फिर क्या रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है जो भी करंट वहां से पास होता है वो रेड हॉट की तरह वर्क करने मतलब बहुत ही ज्यादा वो हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे याद क्या रखना, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो हमने याद करो, अगर थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था वर्क डन का, क्या आया था हमारा W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, याद है ये फॉर्मूला। और आई स्क्वायर आर हमने लिखवाया था पावर के लिए अलग से फॉर्मूला, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी यही होता है हमारा हीट का फॉर्मूला, क्या होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट का ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वायर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो हीट है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हीट जो है वो टाइम के भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं फिर वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस मान लेते हैं लगा हुआ है। यहां से करंट आई पास हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो जरा ध्यान समझना, हमने क्या बोला जितना ज्यादा करंट पास कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एच का जो रिलेशन है वो आई के साथ डायरेक्ट स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब कि जितना तुम करंट यहाँ पे पास कराओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी किसके अंदर, इस नाइक्रोम वायर या फिर रेजिस्टेंस के अंदर। और इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि करंट तो उतनी जल्दी से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट क्या होगा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस वायर से हीट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और टाइम, जितना देर तक करंट पास कराएंगे, जितना देर तक वहां पे करंट हम लोग पास कराएंगे उतनी ही ज्यादा वहां पर हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हीटर देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, वहां पर वायरिंग लगी होती है, ठीक है, जो दिखता है, ठीक है, वायर लगे होते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम वायर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, जल्दी वो मेल्ट भी नहीं करते, ठीक है। वायर रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है जब करंट पास होता है तो वो हीट हो जाते हैं, ठीक है। हीट होने से ये केस देखने को मिलता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। H जो होता है आई स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन होता है, H जो होता है आर के डायरेक्ट रिलेशन होता है और H होता है जो टाइम पीरियड के डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बताया, एक और एग्जाम्पल याद कर रखना, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर होता है इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। फ्यूज वायर कुछ इस तरीके से होता है,
ऐसे लगा होता है। यहाँ पे एक पतला सा कॉपर का वायर लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। एक पतला सा वायर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, लगा देते हैं। पतला सा वायर किस लगाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल अप्लायंसेस से ज्यादा होता है, ठीक है। घर में जो अप्लायंस लगे उससे रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो बहुत ज्यादा करंट, मान लो यहाँ पर घर में बिजली जहां से आती है वहां पे लगा देते हैं फ्यूज वायर, आप लोगों ने देखा भी होगा इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो ये क्या होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जल्दी से क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। जैसे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, हीट क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जैसे हीट प्रोड्यूस होगी ये मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, करंट आगे बढ़ेगा नहीं, कोई अप्लायंस को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पतला सा तार इसलिए लगाया जाता है, इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है नॉर्मल अप्लायंस से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वो जल्दी से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और घरों में जो और भी अप्लायंस होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। और एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सब एग्जाम्पल जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, हम लोगों ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग करना क्या है, ढेर सारे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में एक बार दोबारा वीडियो देखना, दोबारा वही टॉपिक को क्लियर कर लेना, और यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो ओवरव्यू होकर के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।